इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के 10 ऐसे वायरल क्वेश्चन के बारे में हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को ना एक बार जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आप यकीन कीजिए यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और हाँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आए तो भी और न आए तो भी फिर भी आपको वीडियो को डिसलाइक मारना है और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को हम 400 प्लस नंबर देना चाहते हैं, परीक्षा में टॉप करवाना चाहते हैं। आपके एग्जाम में मैं ही काम आऊँगा, ना कि मेरे सब्सक्राइबर और ना ही लाइक। तो चलिए वीडियो को एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, क्या है आंसर कि पूना समझौता जो है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में, क्या पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। और यह पूना समझौता उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा, यानी कि कहने का मतलब है उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा, मतलब हिंदू जाति में उच्च जाति क्या है, राजपूत, भूमिहार और बाभन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि हिंदू समाज के गरीब सदस्य के साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बड़े लोग जो थे वो क्या बोले थे कि जो गरीब आदमी है, जो नीचे जाति के जो लोग हैं उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, यानी कि जाति पाति देखा जाता है, और उसी के बारे में इसने पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूना समझौता जो है किनके बीच और क्यों हुआ। तो सिंपल से इसका आंसर है, क्या लिखिएगा एग्जाम में कि पूना समझौता जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। और पूना समझौता जो है उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि हिंदू समाज के गरीब सदस्य के साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता है। कितना सिंपल सा आंसर है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार डालता है बोर्ड मेंबर। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि न्यू डील क्यों लागू की गई। न्यू डील आर्थिक नीति थी, आर्थिक समस्या थी, इसे क्यों लागू किया गया। देखिए न्यू डील जो है वो क्यों लागू की गई, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा 1929 ईस्वी से 1939 ईस्वी की महामंदी के नाम से जानी जाने वाली यह घटना, क्या न्यू डील, एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। और इस महामंदी से उबरने के लिए, यानी कि इस महामारी, इस घटना को हटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, उस समय जो था 1929 के राष्ट्रपति जो था अमेरिका का वो था रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच न्यू डील नाम की योजना बनाई और इसे ही न्यू डील कहा गया। कितना सिंपल सा आंसर है। देखिएगा इस क्या है, आपको हम जो भी बता रहे हैं वो एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। देखिए क्या है कि न्यू डील जो है 1929 ईस्वी से 1939 ईस्वी की महामंदी के नाम से जाने वाली, यानी कि 1929 ईस्वी से 1939 यानी कि 20 साल जो था वो क्या चीज से प्रसिद्ध था, न्यू डील के नाम से। तो यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी और इस महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, कौन, अमेरिकी राष्ट्रपति और कौन, रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच एक डील नाम की योजना बनाई जिसे न्यू डील कहा गया, और इसे ही न्यू डील कहा जाता था या कहा जाता है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार डालता है बोर्ड मेंबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। ये तो हो गया आपका 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है सामाजिक विज्ञान से जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो सामाजिक विज्ञान से बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास क्यों जरूरी है। ये एक सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है कि सतत विकास क्यों जरूरी है। और दोस्तों यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर क्या है, साधारण, एकदम ईजी, एकदम ट्रिक वाला। देखिए कि सतत विकास का सीधा अर्थ है कि यह एक ऐसा विकास है जो जारी रह सके,
टिकाऊ बना रह सके और यह विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास की ध्यान रखा जाता है। और अमेरिकी नेता ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में यही बताया है कि यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की लाभदायक हो सके। कहने का मतलब है कि सतत विकास का सीधा अर्थ है कि यह एक ऐसा विकास है जो जारी रह सके, जो बना रह सके, जो सभी लोगों के काम आ सके, टिकाऊ बना रह सके। और यह विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो जिंदा है, जो जी रहे हैं वो लोग पीढ़ी, बल्कि भावी पीढ़ी यानी कि आने वाले पीढ़ी के विकास में ध्यान रखा जाता है। और अमेरिकी नेता ब्रूडलैंड आयोग ने यह भी कहा है सतत विकास के बारे में कि यह विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की लाभदायक हो सके, उसे सतत विकास कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा इसका आंसर है, तो आप ना कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि समुद्र के अनुसार समुद्र के अंदर से, समुद्र के ऊपर से जो चला जाए उसी को राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। तब क्या क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम बताइए, यानी कि भारत के जो नेशनल है, राष्ट्रीय है, वो जलमार्ग कौन कौन है और कहाँ से है, इसी के बारे में इसका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है इसका 4 है। तब पहला क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहां तक, यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। सेकंड क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से है, यह सरिया से धुबरी तक है, यानी कि सरिया एक जगह है और धुबरी भी एक जगह है, तो सरिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग है वो, जो कि भारत में है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, यह कोमान एक जगह है और कोट्टापुर भी एक जगह है, तो यह कोमान से कोट्टापुर तक है राष्ट्रीय जलमार्ग। चौथा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, यह गोदावरी नदी से, यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है वह गोदावरी नदी से पुडुचेरी एक जगह है, वहां तक इसका राष्ट्रीय जलमार्ग जो है फैला हुआ है। तो ये तो हुआ आपका 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड मेंबर बार बार पूछता है। तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बारीकी से हम देखते चलिए और समझते चलिए इसे भी आप नोट कीजिए। अभी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताना है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में यानी कि सामाजिक विज्ञान से बार बार पूछा जाता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। इसका आंसर है एकदम आसान, सिंपल सा है, एकदम साधारण, कि बफर स्टॉक एक व्यवस्था योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण लिया जाता है ताकि फसल का मुख्य निर्धारण सीमा से कम ना हो और इसे उस उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती है, और इसलिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। देखिए सिंपल सा आंसर क्या है कि बफर स्टॉक एक व्यवस्था योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के बावजूद भी उसका भंडारण लिया जाता है ताकि फसल का मुख्य निर्धारण सीमा से कम ना हो और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती है, और इसे ही बफर स्टॉक बनाया जाता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यानी कि 6ठा क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ से होने वाली हानियां क्या क्या है। यानी कहने का मतलब है कि बाढ़ से पानी जब आती है, बरसात जब होता है तो इसका हानि क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, इसका आंसर क्या है कि पहले बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानियां है। क्या, बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानियां है। फर्स्ट क्या है कि खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो जाती है। खड़ी फसल कहने का मतलब है कि धान, गेहूं, तोरी, ये सब जो है ज़्यादा पानी की वजह से इसका जो है डंठी गिरने लगता है। सेकंड क्या है कि लोगों के मकान गिरने लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा बाढ़ आने से, पानी होने से उसका जो पिलर जो है उसका जो है ढहने लगता है। तीसरा क्या है, पानी में डूबने से लोगों की मौत भी हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि अधिक पानी होने से छोटे बड़े बुजुर्ग जो है वो पानी में डूबने लगते हैं। और यही है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।